द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, जो संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो प्रावधान है उसके बारे में ये पूरा वीडियो रहेगा और इससे जुड़े हुए सवाल लगभग एग्जामों में आते रहते हैं, इसलिए ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि अनुसूचित जाति और जनजाति कौन है, इसको संविधान क्या कहता है। तो अनुसूचित जातियां वे समुदाय हैं जिसको एससी कहा जाता है। वे समुदाय हैं जो छुआछूत और जातिगत भेदभाव के कारण ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर उन्हें गंभीर सामाजिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। यानी कि ये प्राचीन काल से ही, जब से जाति व्यवस्थाएं हैं तब से, और जब से छुआछूत है तब से इनके साथ बहुत ही लंबे समय से गंभीर आर्थिक नुकसान भी झेले हैं और सामाजिक रूप से भी बहुत ही प्रताड़ित हुए हैं। इस वजह से इन्हें एक अलग समूह बना दिया गया था। ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो अनुसूचित जातियां पारंपरिक रूप से सामाजिक पदानुक्रम में निचले पदों पर रहीं और उन्हें प्रणालीगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। अनुसूचित जातियां शब्द का पहली बार प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया और इसके बाद इसे भारतीय संविधान में औपचारिक रूप दिया गया। संवैधानिक प्रावधान देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की सहमति से उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों या समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। इस सूची को संसद द्वारा कानून के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। यानी कि ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्य सरकार की जो अनुशंसाएं आती हैं उन अनुशंसाओं के आधार पर जो नई जातियां हैं उनको एससी में शामिल करना या कुछ जातियां हैं जिनको बाहर करना, तो एससी में शामिल करना और बाहर करना दोनों अधिकार राष्ट्रपति के पास है और वो राष्ट्रपति स्वयं या संसद के माध्यम से इसका इस्तेमाल करता है। इसके बाद आगे देखें, एसटी की बात करें तो अनुसूचित जनजातियां अलग अलग समूह हैं जो आमतौर पर जंगलों जैसे अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं और उनकी सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक विशेषताएं अद्वितीय होती हैं। इनमें खानाबदोश जनजातियां भी शामिल हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो आप समझ लें कि जनजाति कहने से ये बोध हमेशा नहीं होता कि वो जंगल में ही रहेंगे। जनजाति कहने का मतलब होता है कि वो सांस्कृतिक रूप से अपनी एक अलग संस्कृति रखते हैं, सामाजिक रूप से अपना एक समूह अलग बनाए रखते हैं और इनकी आर्थिक विशेषताएं अलग टाइप की होती हैं। जो आर्थिक रहन-सहन, जो उनका जीविका का जो साधन होता है वो अलग प्रकार का होता है। तो वो अपने समूह को बिल्कुल अलग बनाए रखना चाहते हैं, जिस वजह से वो सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ हमेशा मौजूद रहते हैं और वो बाहरी जो अपनी जनजाति से बाहर के समाज हैं उनके साथ घुलना-मिलना नहीं चाहते। ये विशेषताएं, जंगल वाली विशेषताएं जो हैं वो सभी पे लागू नहीं होती हैं। ढेरों ऐसी जनजातियां हैं जो शहरों में रहती हैं लेकिन वो जनजातियों में हैं। इसलिए ये पुराने ज़माने से पहचान बनी हुई थी, जंगलों में रहना जनजातियां हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं है। उनमें भी विकास का प्रभाव पड़ा है। आगे देखें संवैधानिक प्रावधान में तो अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जनजातियों या आदिवासी समुदायों को एसटी के रूप में निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। संसद कानून के द्वारा जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर भी कर सकती है। यानी कि ये वही कॉलम है जो अनुच्छेद 341 में है। 341 आपको याद रखना है कि एससी के लिए है, 342 एसटी के लिए। इसमें जातियों को शामिल करना और बाहर करना दोनों इसमें शामिल है, 341 और 342। अभी हाल में जो चर्चा हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट का मामला आया है, ये यही है। अनुसूचित एससी एसटी की जातियों को जो शामिल करना और बाहर करना, विशेष सुविधाएं प्रदान करना है, इसमें राज्य को भी अब अधिकार मिल गया है। उसमें बदलाव अब राज्य भी करेंगे। इसलिए ये संशोधन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, न कि संसद का। अभी संसद ने कोई फैसला अभी नहीं लिया है, आने वाले समय में कुछ फैसला होगा। अब देखें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या-क्या हैं। सीधे-सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये संविधान एससी और एसटी के उत्थान और हितों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। उसमें पहले देखें अनुच्छेद 15, जिसमें भेदभाव का निषेध कहा गया है। अनुच्छेद 15(1) कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(4) कहता है कि राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है और यह प्रावधान शैक्षणिक संस्थानों या और सार्वजनिक रोजगार में सकारात्मक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करता है। तो ये 15(4) कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको रट जाइएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 16(1) कहता है कि सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित होगी। अनुच्छेद 16(4) राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। 16(4) सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया।
15(4) और 16(4) ये दोनों बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। ये पदों में आरक्षण वाला मामला है ये, और 15(4) जो है वो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है, और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान। ये पदों पे आरक्षण है, यानी कि पद क्रम में पहले किसको आरक्षण दिया जाए वाला कॉलम है ये। इसके बाद 16(4)(1) कहता है कि 16(4) राज्यों को SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है, यानी कि ये 16(4) का ही ये क्लॉज है जो उसमें पढ़ाया गया है। 16(4)(1) का मतलब है ये 16(4) का हिस्सा है। तो 16(4)(A) कहता है कि SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान यदि उन्हें राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण। और 16(4)(B) कहता है कि 50% की आरक्षण सीमा निर्धारित करने के लिए बैकलॉग रिक्तियों को चालू वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा, यानी कि अलग से इसके नियुक्ति के लिए व्यवस्था की जा सकती है, ये अनुच्छेद 16(4)(B) कहता है। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है। अस्पृश्यता में न केवल शारीरिक परहेज शामिल है, बल्कि कई सामाजिक प्रथाएं भी शामिल हैं जो अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव करती हैं। यानी कि पहले के जमाने में कई प्रकार की प्रथाएं होती थी जो विशेष जातियों के लिए छोड़ी रहती थी कि वही वो करेंगे। तो इस ढंग की अगर कोई प्रथाएं अभी भी चलाई जा रही हैं तो उस पर रोक लगाता है और सीधे सीधे उसका उन्मूलन करता है। अभी कोई अगर जबरदस्ती चलाने की कोशिश करेगा तो उसे सजा हो जाएगी। इसके बाद ये यहाँ तक मूल अधिकार वाला मामला था। अब अनुच्छेद 46 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसमें अनुच्छेद 46 जो है राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना भी है, यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि कोई भी कानून बना सकता है वो इन सारे कॉलम को लागू करने के लिए। इसके बाद अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध करता है। इसके बाद अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों के आरक्षण का उपबंध करता है, और 332 विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, सीटों के आरक्षण का। तो ये प्रावधान अभी भी लगातार चल रहा है जो भी चीजें। इसके बाद अनुच्छेद 334 प्रावधान करता है कि ये जो आरक्षण है ये हर 10 साल पे जो बढ़ाया जाता है वो अब जो है वो 2030 तक जारी रहेगा। अब 2030 में आगे संशोधन जब किया जाएगा, तो ये शुरुआत में कहा गया था कि ये 10 साल के लिए लागू है, तो वही 10 साल का आगे बढ़ाया जाता रहा है। और इसमें ये अगर सरकार करती है कि इनमें सुधार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इसको आगे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन चूंकि सरकार ये कार्य ही नहीं करती, ये कोशिश नहीं करती निगरानी करने की कि किन में सुधार हुआ किस में नहीं हुआ, उसी पे ये फैसला आया। अभी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो यही कहना है कि जो फायदा मिलना चाहिए, जो लोग संपन्न हो चुके हैं, जो लोग समाज में अपना स्थान पा चुके हैं, बड़े पदों पे जा चुके हैं, बड़े नेता बन चुके हैं, बड़े-बड़े पदों पे कई प्रकार से वो संपन्न हो चुके हैं, तो समाज से में उनका स्थान बराबरी पे आ चुका है, तो उनको बाहर कर दिया जाए क्रीमी लेयर लागू करके, और जिनको जरूरत है विशेष तौर पर उनको ये आरक्षण मिले, तो ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब अगला है अनुच्छेद 338 की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान करता है। और ये जो आयोग बनते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा ये सारी नियुक्तियां होती हैं, और इसमें इन दोनों का काम है कि इनमें किसी भी प्रकार के कोई सुझाव हैं, सुरक्षा उपाय से संबंधित कुछ बदलाव करने हैं, तो ये अनुशंसाएं अपनी भेजते हैं। किसी के साथ कोई मामला आता है उसकी जांच करना, निगरानी करना, ये दोनों का काम अपने अपने आयोग में, अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग। तो ये था अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान का पूरा सेक्शन। तो ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे जितने अनुच्छेद की चर्चा की गई इन सभी को रट जाइएगा और ये अगले सारे एग्जामों में आपके काम आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।